वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका सेकेंड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन में आपका स्क्वायर दिया हुआ है, इसके चारों पॉइंट पे वर्टिसेस पे आपका चार्जेस दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यहां सेंटर पे मान लो O पॉइंट कह देता हूं, यहां पर आपको टोटल पोटेंशियल नेट पोटेंशियल निकालना है। देखिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए आपको यहां पर कुछ डायरेक्शन सेंटर पे देखने की जरूरत नहीं है, जैसा आप फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं। सिंपली आपका जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा सेंटर पे वो हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज प्लस माइनस क्यू, वी माइनस क्यू एंड वी प्लस क्यू। चारों जो चार्जेस हैं उनके पोटेंशियल को हमें ऐड कर देना है। ध्यान हम ये रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है आपका के क्यू बाई आर, वहीं पर अगर आपका एक नेगेटिव चार्ज होता है तो यही फॉर्मूला हो जाता है माइनस के क्यू बाई आर। सो ये आप ध्यान रखेंगे, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। और यहां पर जो डिस्टेंस है, अब क्योंकि सारे डिस्टेंस सेम है तो मैं इन सभी डिस्टेंस को मैं मान लो x कह देता हूं। ये सारे जो आपको सेंटर से चार्ज की दूरी है सबको मैं x कह दे रहा हूं। सो ये वैल्यू हो जाएगा आपका पहला जो हो गया के क्यू बाई आर। आर क्या है यहां पर, आर है आपका डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, तो यहां पर ये x है। अब यहां माइनस चार्ज आ गया, जैसे ही माइनस आएगा वैल्यू आपका माइनस में आएगी, तो माइनस के क्यू बाई एक्स। सिमिलरली माइनस के लिए अगेन माइनस के क्यू बाई एक्स और प्लस के लिए प्लस के क्यू बाई एक्स। और आप समझ सकते हैं कि आंसर आपका क्या आ गया, सारे कट के आपका आ गया 0। सो आंसर दिस इज करेक्ट, दैट इज 0। सो पोटेंशियल निकालने में ध्यान रखना है कि ये स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखना है, पर प्लस के लिए प्लस लेंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अनएक्सेलरेटेड फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। इंफिनिटी से पॉइंट तक लाने के लिए आपको जो वर्क डन करना पड़ता है फॉर ए पॉइंट चार्ज और ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V होता है आपका वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P पर यूनिट चार्ज, या +1 कूलम हम यूनिट चार्ज ले लेते हैं +1, तो ओवरऑल ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इज गिवन बाय। अब देखिए यहां माइनस, वही जो मैंने पहले बात की थी कि अगर आपके पास एक माइनस चार्ज है तो उसका पोटेंशियल हो जाता है माइनस के क्यू बाई, अब डिस्टेंस आपका x दिया है तो हम x दे देते हैं, तो ये आपका वैल्यू हो जाता है। सो D विल बी द आंसर माइनस के क्यू बाई एक्स। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। आगे देखते हैं। द शेप ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अगर आपके पास इस तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप इस तरह से प्लेन्स होंगे। अगर आपके पास इस तरह का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसके साथ 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल 90 डिग्री आपका बनाते हैं, वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्विडिस्टेंस प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल और इक्विडिस्टेंस मतलब जो प्लेन्स होंगे, अगर मान लो मैं तीसरा बनाता हूं तो ये गैप आपका सेम रहेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो डी इज द आंसर फॉर दिस। आगे देखते हैं। ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस ए कैपेसिटर, ओके, इट्स कैपेसिटेंस of an object or the capacitance of an object, what will happen, it will decrease, increase, remain constant, first decrease then increase. So the answer is it will remain constant. देखो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A by D, दिस इज द कैपेसिटेंस। ये इनके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मीन ज्योमेट्री ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, न कि आपकी ये पोटेंशियल या उन चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं Q is equal to CV and Q by V is a constant and that constant is your capacitance. But when we are calculating the capacitance, then we use this formula. So it depends on all these factors. Epsilon naught, that is medium factor, area and distance between the plates.
सो पोटेंशियल आपने कम बेसी जो भी किया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सो रिमेन कांस्टेंट। इफ n number of equal capacitance each of capacitance C are connected in series, अब आपके पास n number of इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिए हैं n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स कैपेसिटेंस, सबका वैल्यू C है आपका, तो इसका इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको निकालना है। सो देखिए सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/C डैश इज 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे करके आप 1/C n टाइम्स आप गए, सबकी वैल्यू सेम है 1/C प्लस ऐसे ऐसे करके आप कितने बार गए, n टाइम्स आपने ये किया, ठीक, 1/C डैश, तो 1/C डैश कितना हो जाएगा, नीचे हम C ले लेते हैं, 1 प्लस 1 कितने बार हो जाएगा, n टाइम्स। सो बेसिकली आपको क्या मिल गया, n/C, तो हमें तो C डैश चाहिए, तो C डैश कितना हो जाएगा, C/n, ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा आपका, ये रहा C/n, ठीक है, सिंपल है। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सीरीज वाले में ये फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला होता है वो कैपेसिटेंस में सीरीज में चला आता है, एंड वाइस वर्सा। A capacitor plates are charged by a battery. After charging, it is disconnected and a dielectric slab is inserted. The charge on the plates will remain same or constant. क्यों? क्योंकि आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे अब कोई और चार्ज कैपेसिटर में नहीं आ सकता, तो चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो जो था, जो भी आपने चार्ज किया था, जितना भी चार्ज हो गया था उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। सो चार्ज विल रिमेन सेम। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैज ए चार्ज Q। हम कहते हैं ना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका चार्ज Q है। एक्चुअल चार्जेस प्लेट्स में क्या होते हैं, क्या आधे आधे बढ़ जाते हैं या प्लस माइनस में बढ़ जाते हैं? सो बेसिकली जो एक्चुअल चार्जेस होते हैं ये होते हैं। तो आपके पास अगर ये जैसे दो प्लेट्स हमने ले लिया, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो चार्ज हम कहते हैं, यहां पे चार्ज अगर Q है तो ये हो जाएगा -Q, और हम कहते हैं कि इसका आपका चार्ज कितना है, Q है प्लेट पे, तो चार्ज पे प्लेट पे Q होने का मतलब 1 होगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्जेस है और यहां पे नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए एक हो जाएगा +Q, एक हो जाएगा -Q, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad, 2 microfarad, 3 microfarad are connected in series and a potential difference of 11 volt is applied across the combination. So आपके पास 3 हम ले लेते हैं इस तरह से, एक हो गया 1 microfarad, दूसरा कितना हो गया 2 microfarad, तीसरा हो गया 3 microfarad। हमने कनेक्ट कर दिया, कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया, और इसके बाद हमने एक पोटेंशियल दे दिया, आपको कितना दे दिया, 11 वोल्ट का दे दिया। अब आपको निकालना है कि 1 वोल्ट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, ये V1 कितना है, फर्स्ट वोल्ट। सो पहले हम टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3, है ना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। एलसीएम आ गया 6, तो इधर आ गया 6 + 3 + 2, दैट इज ये हो गया 11/6। सो 1/C, या इसको हम नेट कह देता हूं, ये हो गया आपका 11/6, पर हमें तो सी नेट चाहिए, तो सी नेट कितना हो गया 6/11 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चार्ज के ऊपर। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज होता है Q × CV, तो C कितना है 6/11, V कितना है 11, कितना मिल गया 6 माइक्रोकूलम, ये आ गया आपका चार्ज, ठीक। तो हमने अब टोटल चार्ज देख लिया, टोटल चार्ज। अब सीरीज में तो चार्ज तो सेम होगा सभी में, सीरीज में आपका पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो इसके पास कितना आपका पोटेंशियल होगा, अगर टोटल 11 है तो इसके पास कितना होगा, तो इसके पास जो होगा उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ कर रहे हैं 1 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड, इसका हम सिर्फ निकाल रहे हैं, तो इसका जो आपको V होगा वो हो जाएगा Q/C। तो चार्ज तो सभी के लिए सेम है, कितना है 6 माइक्रोकूलम, और C कितना है आपका, इसका 1 माइक्रोफैराड, तो आपका ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, आ गया 6 वोल्ट, तो आंसर है आपका ये 6 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाला, टोटल कैपेसिटेंस निकाल के टोटल चार्ज निकाला, और उसके बाद फिर हमने इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल दिया।
व्हेन ए चार्ज इज अप्लाइड टू कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, देखो अगर आप कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसका जो पोटेंशियल है वो चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और कैसा शेप एंड साइज है ना, स्फीयर है, रेडियस कितना, इन सब पे। तो अपना आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। अमाउंट ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा जो पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, ये हमने अभी एक पिछले क्वेश्चन में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर आप ऐसे एक पॉइंट चार्ज लेते हो तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, ऐसा स्फेरिकल। ठीक है, ऐसा होगा, ये आपका 90 डिग्री यहां पर बनेगा। तो ई हमेशा सरफेस से आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, equipotential at a great distance from collection of charges whose total sum is not zero are approximately। अब आपके पास ग्रेट डिस्टेंस मतलब दूर, कहीं पर मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, उससे काफी दूर पे कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं और उनका सम टोटल जीरो नहीं। तो अगर कहीं दूर पे आपको ऐसे कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं और कहीं और अलग पॉइंट पे आप उस चीज को कंसिडर कर रहे हो, सो दिस कलेक्शन ऑफ चार्जेस बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। और अगर वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए होगा वो एक स्फीयर होगा, तो आपका वो स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका हो जाएगा ऐसे स्फीयर। ठीक, a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged so that potential on the surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere is, surface पे बोला 10, तो सेंटर पे कितना, देखो ये एक hollow metal sphere के केस में सरफेस और सेंटर पे पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, इट विल बी सेम, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक, तो आप hollow metal sphere ले लीजिए, उसके लिए जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो सरफेस पे लें या सेंटर पे लें, आपका सेम पोटेंशियल होता है, इसलिए यहां पे 10 है तो कोई और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर भी 10 होगा। Which of the following option is correct in a region of constant potential? पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। ठीक है, योर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात पूछी जा रही है। सो देखो पहला तो रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या है, माइनस डीवी बाई डी आर, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। अब v को तो आपने कांस्टेंट कर दिया, जैसे आप v कांस्टेंट करोगे dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा जीरो। dv इज व्हाट, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, वो तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस dv बाई डी आर, दिस विल बी जीरो। ये जैसे जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका v कांस्टेंट है, तो माइनस dv बाई डी आर जीरो हो गया, मतलब e आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये काफी अच्छा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हो, उनके रिलेशनशिप में इसका यूज काफी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। द रेडियाई ऑफ टू मेटालिक स्फीयर ए एंड बी आर R1 एंड R2 वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। ओके, दे आर कनेक्टेड बाय थिन वायर। तो आपके पास दो मेटालिक स्फीयर ले लिया, ठीक है, एक हो गया R1, दूसरा हो गया आपका R2, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे आप वायर से कनेक्ट करोगे क्या होगा, ये सेम पोटेंशियल पे चले आएंगे, दे विल कम टू ए कॉमन पोटेंशियल, उनका एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो V क्या होता है, V होता है KQ/R, मतलब ये दोनों के लिए सेम हो गया। अब K तो कांस्टेंट है, मतलब दोनों स्फीयर के लिए, मान लो पहला वाला का R1 जिसका है उसमें चार्ज है Q1, ठीक है, जैसे आपका हमें तो कंपेयर करना है तो पहले को हम Q1 दे देते हैं, दूसरा वाला का कितना है Q2 मान लो। तो जैसे ही V दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो ये देखो K तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो Q/R रेशियो दोनों के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पहला के लिए Q/R इज Q1/R1, दूसरे के लिए हो गया Q2/R2, ये दोनों सेम हो जाएगा। या यहां से मैं ऐसे लिख दूं इसको Q2 को नीचे ले आता हूं, Q2 इज R1/R2। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, R1 इज ग्रेटर देन R2 बोल दिया, तो यहां रेशियो देखो, यहां से अगर R1 बड़ा है R2 से, दैट मींस Q1 बड़ा है Q2 से, इस ये रेशियो तो यही कह रहा है।
तो Q1 बड़ा है मतलब द चार्ज विल बी ग्रेटर किसमें, ऑन द सरफेस ऑफ A। बी आपका आंसर है, ए वाला का चार्ज दैट इज Q1 विल बी लार्जर। यहां से हम देख सकते हैं। यहां इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे सिस्टम कॉमन पोटेंशियल पे चलाएगा, ठीक है, ये वही लॉजिक यहां पे यूज हो रहा है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी मोर क्राउडेड, विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड, ये बातें की जा रही हैं। देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है -dV/dr, ठीक है, तो आपका जो E और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr होता है। तो जहां पर आप इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की बात कर रहे हैं और उसका रिलेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड से ढूंढ रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा dr कम हो जाएगा, मतलब लाइंस क्लोजर, या अगर लाइंस क्लोजर है तो फील्ड बहुत स्ट्रांग है। सो आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर। तो जहां लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये लाइंस काफी क्लोज हो जाती है, तो पहला सही है। पर अगर हम दूसरे को देखते हैं, विल बी मोर क्राउडेड ए शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर। देखो शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर पे फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अगर यहां स्ट्रांग होता है तो जाहिर सी बात है यहां क्लोजर होगा। देखो ई जैसे ही ज्यादा होगा ये लाइंस क्लोजर होंगी, जो लाइंस है आपका वो क्लोजर होंगे, पोटेंशियल आपका इक्विपोटेंशियल जो सर्फेसेस हैं वो क्लोजर हो जाएंगे। तो वो क्लोजर हो जाएंगे, इसका मतलब मोर क्राउडेड भी, दोनों ही सही है, तो आंसर है डी। ये वाला तो सी सही नहीं है आपका। अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है, उनमें गैप फिर चेंज हो जाता है। सो ये तो आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। लास्टली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर्स जो हैं, पहले प्लेट कैपेसिटर जैसे ये चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये होता है एप्सिलम सिग्मा बाई एप्सिलम नॉट। ये जो आपका यहां जो आपका ये एनर्जी है विच इज क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ CV स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी ऑफ एन आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहती है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहती है, इसलिए आंसर आपका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये हो गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।